ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आप हेडिंग डाल लें अपने पास। मई जून 2019 पेपर नंबर 12 है ये, ए लेवल इकोनॉमिक्स। मई जून 2019 पेपर नंबर 12 डाल ली बेटा हेडिंग? चले पहले पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस उसने क्या दिए। उसने बोले रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। राइट इन सॉफ्ट पेंसिल, डू नॉट स्टेपल, यूज स्टेपल्स, पेपर क्लिप्स, ग्लू और करेक्शन फ्लूइड्स। ठीक है। राइट योर नेम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर वगैरह वगैरह। 30 MCQs होंगे हमारे पास टोटल। आंसर ऑल क्वेश्चंस। फॉर ईच क्वेश्चंस देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स, A, B, C and D. Choose the one you consider correct and record your choice in soft pencil on the separate answer sheet. यानी कि एक आपको सेपरेट आंसर शीट दी जाएगी जिसके अंदर आपको अपना आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो है ये ग्राफ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो? वो कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर अ कंट्री इज शोन एज बिलो। मुझे पता था कि पीपीसी जो होता है वो बेसिकली इट शोज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। कि हम कह रहे थे कि यार एक इकोनॉमी दो चीजें अगर प्रोड्यूस कर सकती है तो वो कौन से कॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूस करेगी, ये हमें पीपीसी हमें शो करता था। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते। मैंने कहा यार अगर वो इस पॉइंट पे ऑपरेट करता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो इस पॉइंट पे ऑपरेट करता है, सही है, इस पॉइंट पे, इसका मतलब है कि सारे यूनिट्स जो हैं वो आपके कंज्यूमर गुड में इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। अगर वो पी या P1 पे ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो इस पॉइंट पे ऑपरेट करता है तो सारे यूनिट्स जो है वो कैपिटल गुड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि आप प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स में अपनी सारी यूनिट्स लगा रहे हो और आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे कंज्यूमर गुड। एंड सेम गोस फॉर P1। अब ये जो ग्राफ मुझे शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि मेरा जो पीपीसी कर्व है वो इनवर्ट्स की तरफ जा रहा है। इनवर्ट्स की तरफ जाने का मतलब है कि आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो रहा है। अब आप ज्यादा यूनिट्स की बजाय अब आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस कुड बी ड्यू टू एनी रीजन। हमने पढ़े भी थे कि यार हमने कहा था कि अगर अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से अब आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई, प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो गया, तो आपका पीपीसी इनवर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब मैं प्रोडक्शन कम यूनिट्स की कर सकता हूँ, मैं ज्यादा यूनिट्स की नहीं कर सकता जब मेरा पीपीसी जो है वो इनवर्ट्स की तरफ जाता है। तो चलें यहाँ पे देखते हैं क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। पहले वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मोर मशीनरी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। वो कह रहे हैं अगर ज्यादा मशीनरीज इस्तेमाल की जाए मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल करोगे मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल आपका बढ़ेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ से हो सकता है कि पीपीसी जो है वो आपका आउटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो। तो इनवर्ट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये जो आंसर है ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जी जी सर। फिर वो कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। अच्छा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस होने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, जो पूरे आपके सेक्टर में काम कर रहे थे, अब वो इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे। यानी कि अब वो इतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे जिस तरह वो पहले करते थे। प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि यार जैसे फर्ज कर लें पहले मैं बड़ा अच्छा पढ़ाता था, अब मैं उतनी एफिशिएंसी के साथ उतनी मेहनत के साथ आपको नहीं पढ़ा रहा। तो क्या होगा? मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। दिस कुड बी ऑल्सो ड्यू टू एनी रीजन कि यार लोग क्या कहते हैं, फ्री टाइम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग। उनको उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर। तो इसको मैं राइट कर देता हूँ कि ये हो सकता है। और भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर्स आ जाते हैं, दो आंसर्स आते हैं तो दोनों में से जो बेस्ट हमें लगता है ना फिर हम वो चूज करते हैं। आगे वो कह रहे हैं साइंटिफिक मेथड अप्लाइंग टू फार्मिंग। अगर आप साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करोगे तो पीपीसी यार आउटवर्ड्स की तरफ जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स तो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है क्या कहते हैं आसानी पैदा होती है। इट क्रिएट्स क्या कहते हैं, इट इंक्रीजेस आवर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। कम थोड़ी करता है वो, तो ये भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आगे वाला देख लेते हैं। आगे वो कह रहे हैं स्विच फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू कैपिटल गुड्स। अगर आप स्विच कर लेंगे तो कंज्यूमर गुड्स से कैपिटल गुड्स की तरफ, तो कैपिटल गुड्स की वजह से यानी कि आप बजाय कंज्यूमर गुड, पहले तो समझो कंज्यूमर गुड है क्या।
कंज्यूमर गुड का मतलब होता है जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे ब्रेड, ठीक है, कपड़े, शेल्टर, ये हम अपने कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। दिस इज अ कंज्यूमर इससे गुड तो जो पीपीसी सर आम आउटवर्ड इंसान जाएगा कंज्यूम ना, करता है। क्या कह रहे हैं? इससे पीपीसी आउटवर्ड नहीं जाएगा। बिल्कुल, इससे पीपीसी आउटवर्ड जाएगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो कंज्यूमर गुड होता है ना, वो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वेयर एज कैपिटल गुड वो होता है जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी और प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं जो आप अदर गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हो। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो उसको कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मशीनरी वगैरह में आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा प्रोडक्शन, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, सही है। तो इससे तो ये तो एफिशिएंसी की तरफ जाएगा मुल्क, और ये तो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, इसकी वजह से भी पीपीसी आउटवर्ड्स की तरफ जाएगा। तो एक ही हमारे पास आंसर बचा, दैट इज बी। ये समझ आया जी जी सर आगे। मेरे बेटा? हाँ, हाँ जी सर चलो आगे। यार आगे, आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अपने पास आंसर्स नोट कर लेना। पहले वाले का है बी। सही है। आगे वो क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है the government wants to move its economy away from central planned economy towards free market economic system. पहले तो समझना है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट चीजों को ओन कर रही होती है, गवर्नमेंट ओन ऑल द रिसोर्सेज। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रिसोर्सेज एलोकेट होती है, और रिसोर्सेज जो एलोकेट हो रही होती है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एलोकेट हो रही होती है, ऐसे on the basis of demand and supply equilibrium की basis पे। whereas centrally planned economy में गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही होती है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की इंटरवेंशन नहीं होती, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है एलोकेशन ऑफ गुड्स, और जैसे जैसे जाहिर सी बात है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज्यादा चार्ज की जाती है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी उसकी प्राइस कम चार्ज की जाती है। ये डिफरेंस होता है सेंट्रली प्लान्ड और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का। फिर वो पूछ रहा है व्हिच पॉलिसी वुड बी कंसिस्टेंट विद दिस एम, व्हिच पॉलिसी विल बी कंसिस्टेंट विद दिस एम, यानी कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कंसिस्टेंट रहेगी, जो चेंज नहीं होगी इस एम के साथ। अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि यार वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को जो है वो चेंज करके मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि प्राइवेटाइज कर रहा है, अपने पास से कंट्रोल छोड़ के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेच दे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कौन सी पॉलिसी इसमें इस्तेमाल होगी, इंट्रोड्यूस टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि अब टैरिफ जो है वो इम्पोज होंगे। नहीं सर, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही हट गया तो टैरिफ की तो बात ही नहीं कर सकते, मतलब टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। प्रोटेक्शनिज्म तो गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट तो हटा रही है कंट्रोल, गवर्नमेंट तो कह रही है कि यार अब सब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू होगा। फिर वो कह रहे हैं प्राइवेटाइज द ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये रहेगा या ये चेंज हो जाएगा? सर ये चेंज नहीं हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। नहीं ये अगर पहले आप, पहले पहले भी प्राइवेट था ना, हाँ तो फिर नहीं होगा मेरा ख्याल से। बिल्कुल ये नहीं होगा भाई, क्योंकि जो चीज पहले ही प्राइवेट थी वो तो रहेगी ना, इट विल रिमेन कंसिस्टेंट विद द सेम। प्राइवेटाइज जो पहले से ही था वो तो रहेगा, ठीक है। ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल पीपल्स, फ्री एजुकेशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ में चीजें नहीं है, अब रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम करते हैं, नॉट वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। रिड्यूस प्राइसेस ऑफ फूड सच एज व्हीट एंड राइस, ये भी नहीं होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर बचा बी, क्योंकि आप किससे जा रहे हो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम से फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में जा रहे हो, तो प्राइवेटाइज वाली चीज जो थी वो तो कंसिस्टेंट रहेगी। अब आगे चलते हैं, समझ आ गया? जी सर आगे। इसको मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अच्छा, ये अटेम्प्ट करते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री क्या डिटर्मिनेंट होते हैं बताएं। सर एक मिनट ऑप्शन बढ़ गया। अभी हमने पढ़ा है ना पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व क्या होता है? पीपीसी कर्व होता है जो हमें प्रोडक्टिव पोटेंशियल शो करता है। सही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनमें से क्या डिटर्मिनेंट होंगे आपके पीपीसी कर्व बाउंड्री के लिए। लेवल ऑफ राइज एंड वेज इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन शो करता है आपका पीपीसी? नहीं सर, ये मेरा हिसाब से सी होना चाहिए। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर कैसे शो करता है? सर लेकिन अगर हम वो देखें, जो ए है, ए भी नहीं हो सकता ना क्यों? सर। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या लेना है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? और सर जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? सर बिल्डिंग्स वगैरह या फिर कोई भी चीज टाइप। बिल्डिंग्स वगैरह या फिर सर बिल्डिंग या फिर कोई भी उसी टाइप की चीजें होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सारा कुछ वही आता भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होती है जब आप फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है। जब आप फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाते हैं जैसे ब्रिजेस, रोड्स, हाईवे, एनर्जी, such type of asset is quite crucial in a country's development। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप प्रोडक्शन करने जाते हो तो उसके अंदर आपको रोड एक जगह से दूसरी जगह तो गुजरना है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह प्रॉपर सिस्टम, हाईवे, ब्रिजेस, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती होगी? है। सही है, पड़ती होगी ना। समझ तो हमने समझ। वो ये नहीं पूछ रहा कि शो क्या करता है आपके पीपीसी कर्व में। वो कह रहे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब समझो। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि उसके लिए नेसेसरी, मतलब इसकी वजह से काम हो। ठीक है। डिटर्मिनेंट हम कहते हैं फैक्टर दैट डिसिसिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ समथिंग। इसकी वजह से आउटकम क्रिएट होगा। सही है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि इसकी वजह से आउटकम क्रिएट होगा। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से जो होना चाहिए दैट शुड बी ए। बी इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि वेज इन्फ्लेशन का कोई ताल्लुक नहीं है आपके पीपीसी से। ठीक है। क्योंकि ये भाई प्रोडक्टिव पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर रहा, ना ये आपकी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ना ये आपका प्रोडक्शन कम कर रहा है वेज इन्फ्लेशन जो है। सही है। फिर वो कह रहा है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर से इनएफिशिएंसी आती है इकोनॉमी में, आपकी मतलब प्रोडक्टिव पोटेंशियल आउटकम को चेंज नहीं करता। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई इनएफिशिएंसी है ना, कि यार वर्कर पड़ा हुआ है, मुल्क में एम्प्लॉयज हैं लेकिन आप उनको हायर नहीं कर रहे, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, वो काम करना चाह रहे हैं आप उनको रख नहीं रहे जॉब पे। वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इससे भी नहीं प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे फर्क पड़ता। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इट कुड बी अ फैक्टर व्हिच डिसिसिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ द पीपीसी बाउंड्री। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाएं। जी जी सर। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड। What justifies government intervention in provision of merit goods such as education? अब इधर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई मेरिट गुड होता क्या है, क्या चीज है मेरिट गुड। मेरिट गुड वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से कम डिमांड किए जाते हैं। अब इंफॉर्मेशन फेलियर क्या होता है कि पीपल फेल टू रियलाइज इट्स बेनिफिट। लोग इसके बेनिफिट्स जो है वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। लोगों को पता ही नहीं है कि यार मेरिट गुड्स कितने जरूरी हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ केयर है, डेली हेल्थ चेकअप्स हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि यार ये कितने जरूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये करना चाहिए, इस पे एम्फोसाइज बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से ये अंडर डिमांड किए जाते हैं।
और डीमेरिट गुड्स जो हैं वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक आइटम्स होते हैं बेसिकली। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड किए जाते हैं बिकॉज पीपल फेल टू रियलाइज इट्स कॉस्ट उसकी रियलाइज नहीं लोग कर पाते। इस वजह से हम कहते हैं कि मेरिट गुड जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है बहुत कंट्रीज में, और गवर्नमेंट को ही इस पे एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर का एक तो कम एलोकेट करेगा, और दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस इसकी चार्ज करेगा, जिसकी वजह से लोग जो है वो वर्सन ऑफ हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं व्हाट जस्टिफाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स सच एज एजुकेशन। पहला पढ़ते हैं, पीपल हु पे फॉर एजुकेशन वैल्यू इट मोर देन दोज हु कैन नॉट पे। मतलब इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है जो पे कर रहे हैं वो उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं, और एज कम्पेयर टू समवन जो नहीं पे करता। नहीं, ये तो कोई बात सेंस नहीं बनती, इसलिए तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो इसलिए इंटरवेंशन करनी चाहिए बिकॉज उसकी जो सोशल बेनिफिट हैं, जो टोटल उसके बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सोशल कॉस्ट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स हैव मोर मेरिट देन स्टेट स्कूल। इस वजह से करना चाहिए। तो भाई अगर स्टेट स्कूल में ज्यादा है, मतलब प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है और स्टेट स्कूल्स में कम है, तो इसलिए थोड़ी गवर्नमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है तो हमें भी बेहतर बनना है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन आउटवे सोशल बेनिफिट, ये तो पॉइंट ही गलत है, तो फैक्ट ही गलत है। सोशल कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है of providing education। फिर वो कह रहे हैं some consumers do not fully recognize the value of education। अभी ही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी क्या इंफॉर्मेशन फेलियर की, और मेरी बात यहाँ पे दोबारा एग्जामिनर ने भी कर दी है सेम वही, कि भाई ये मसला है कि लोग जो है वो फुली इसके बेनिफिट को रियलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से ये अंडर डिमांडेड आइटम्स होते हैं, ये लेस डिमांडेड आइटम्स होते हैं। मेरिट गुड्स की बात कर रहा हूँ जैसे कि एजुकेशन। और डीमेरिट गुड्स होते हैं वो हाईली डिमांडेड आइटम्स होते हैं बिकॉज लोग, वही बात सेम बात आ गई, इंफॉर्मेशन फेलियर है, लोग उसके डिसएडवांटेजेस जो है वो फुली रिकग्नाइज, फुली अवेयर नहीं होते अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस, कि भाई उसके कितने मसले मसाइल हैं, जैसे सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारे आपके डीमेरिट गुड्स हैं। आगे चलो, चलें आगे चलते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज द सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम क्वारी X टू क्वेरी Y एट 2 पीसेस। ठीक है, ये एक डायग्राम इसने बना लिया है। ये डायग्राम मुझे शो कर रही है सप्लाई ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कोई चीज है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, और ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि ये सप्लाई का, और मुझे ये चीज पता है इकोनॉमिक्स में कि सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। जब प्राइस ज्यादा चार्ज की जाती है तो सप्लाई आपकी बढ़ती है मोस्ट प्रोबेबली। मगर इधर मैं देखूं तो एक है SX, एक है SY। SX जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ती जा रही है क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा आइटम हो सकता है जिसका बहुत ज्यादा मार्केट में शॉर्टेज है, प्राइस लोग ज्यादा पे करने को तैयार भी हैं, फिर भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में इसकी सप्लाई है ही नहीं, वो लिमिटेड अमाउंट की है, इससे ज्यादा इंक्रीज ही नहीं आप कर सकते। जैसे कोविड वैक्सीन है, ठीक है, आप उससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते उनकी सप्लाई, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में बनाई गई है और वो लिमिटेड अमाउंट में आपको एलोकेट कर दी गई है। तो सप्लाई जो है वो उसकी फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ साथ फिर इसने एक और ग्राफ हमें दे दिया है। भाई इधर वो कह रहा है कि प्राइस आपकी थोड़े से प्रोपोर्शनेट से चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट से चेंज है। ठीक है, ये तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि यहाँ पे इसने क्या हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये मुझे समझ आ गई बात कि एक तो जो है वो सप्लाई क्या कहते हैं, परफेक्टली इनएलास्टिक है। परफेक्टली इनएलास्टिक होने का मतलब ये है कि यार चाहे मैं प्राइस कितनी ही बढ़ जाए, चाहे मार्केट में प्राइस कितनी ज्यादा चार्ज क्यों ना हो जाए, फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क नहीं आ रहा, क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कांस्टेंट है। और तुम्हारे सामने है, तुम सिर्फ Q1 को देखो, Q1 नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। Q1 को देखो, Q1 देखो, अब वो प्राइस P1 से P2 पे जा रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, फिर भी तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्वांटिटी सप्लाइड हुई।
फिक्स्ड है, इसका मतलब कि ये परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई है, परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई। एस वाई को देखते हैं, एस वाई में तुम अगर थोड़ा सा गौर करो ना तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम थोड़े से प्रोपोर्शनेट से प्राइस बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट से चेंज हो रही है। कितने ज्यादा प्रोपोर्शनेट से चेंज हो रही है? इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई इलास्टिक है, ये सप्लाई इलास्टिक है। ठीक है, सही। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इलास्टिक। और इलास्टिक में क्या होता है? ग्रेटर देन वन। इलास्टिक में क्या होता है? ग्रेटर देन वन। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है? इज इक्वल्स टू जीरो। याद है ना ये? जी जी सही है। हाँ, हम्म। यानी कि इज इक्वल, क्योंकि देखो कॉमन सेंस भी है, अगर आप इसको रट्टा नहीं भी मारो, समझ के करो तो वैसे ही समझ आ जाएगा कि यार ऐसी है। जब आप प्राइस बढ़ा भी रहे हो तो क्वांटिटी सप्लाइड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो जीरो के बराबर होगी। पीएस आपका जीरो के बराबर होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही परफेक्टली इन इलास्टिक में। अगर मैं इलास्टिक की बात करूं, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं प्राइस में फर्क आ रहा है, थोड़ी सी प्राइस चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसमें ज्यादा प्रोपोर्शनेट से फर्क आ रहा है, तो ये इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। अगर इन इलास्टिक सप्लाई की बात करूं तो मैं प्राइस तो चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत कम प्रोपोर्शनेट से फर्क आ रहा है, कम प्रोपोर्शनेट से फर्क आ रहा है, तो ये इन इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी, इन इलास्टिक। ठीक है, और ये लेस देन वन होगी। अगर इन इलास्टिक सप्लाई है तो लेस देन वन, अगर इलास्टिक है तो ग्रेटर देन वन, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके कोर्स से हटा दिए, तो अभी आपके कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको एक्सक्लूड कर सही। दिए। परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट जो है वो अब नहीं है आपके कोर्स में। अब हम आगे चलते हैं। ये रहा अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब ये पेपर हुआ भी था और ये हमारे कोर्स में नहीं था, तो एग्जामिनर ने इनको वैसे ही एक्सक्लूड कर दिया था 2019 के एग्जाम से भी, और इस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया गया था, और ये क्वेश्चन डिसकाउंटेड में चला गया था, मतलब ये था ही नहीं। और जो आपके सही। मार्क्स बने थे ना वो ओवरऑल 29 में से बने थे, 30 में से नहीं बने थे। सही। तो सीआई में ये अच्छी चीज़ है कि अगर कुछ सिलेबस से आउट भी आता है तो उसको डिस्काउंट कर देते हैं, उसको नहीं काउंट करते। ठीक है, आगे चलते हैं। The diagram shows the demand and supply of cream. The original equilibrium point is X. Strawberries and cream are complementary goods. If the price of strawberries fall and cost of production of cream increases, which point represents the new equilibrium? अच्छा, अब गौर से पढ़ने में इसको डिवाइड कर देता हूँ दो में। प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी फॉल्स, ये डिमांड कर्व किसका मैं बना रहा हूँ? सर ये आप हाँ, स्ट्रॉबेरी का बता रहे हैं? नहीं, क्रीम का बना रहा हूँ ना यार, ये डिमांड कर्व अच्छा तो सॉरी क्रीम का सही है, सही डिमांड सही। लिखा हुआ भी है यहाँ पे। द डायग्राम शोज डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ क्रीम। क्रीम की डायग्राम ये शो कर रहा है। स्ट्रॉबेरीज जो है वो तो उसके क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इधर मेरे को समझना ये है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या हैं। मुझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं क्या। भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो जॉइंटली डिमांडेड आइटम्स होते हैं, जॉइंटली डिमांडेड आइटम्स, यानी कि द यूज ऑफ वन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अदर। अगर मेरे को क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आइसक्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की और भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे शुगर एंड टी। सही है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। द यूज ऑफ वन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अदर। इसी तरह पेट्रोल एंड कार, गाड़ी के बगैर पेट्रोल के बगैर गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती ना, तो डीजल या पेट्रोल तो आपको चाहिए, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और अगर गाड़ी ही नहीं होगी तो पेट्रोल का आप क्या करेंगे? सही बात है ना? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। द यूज ऑफ वन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अदर। एक इस्तेमाल के लिए दूसरे का होना बहुत जरूरी है, एक नहीं होगा तो दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ठीक है, अगर अब वो कह रहे हैं कि प्राइसेस ऑफ स्ट्रॉबेरी फॉल्स, अगर स्ट्रॉबेरी की प्राइसेस जो हैं वो गिर जाती हैं, स्ट्रॉबेरी की प्राइसेस गिर जाती हैं, इसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्रीम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी अब सस्ती मिल रही है। ये यही बात हो गई, अगर मैं तुम्हें टेक्निकली समझाऊं तो ये यही बात हो गई कि भाई फर्ज कर लो पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया, सही है, पेट्रोल सस्ता हो गया, तो मुझे बताओ गाड़ियों की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सजाए। जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे भी मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर स्ट्रॉबेरी जो इस्तेमाल होता था, मतलब लेट्स से आइसक्रीम्स वगैरह में, और क्रीम और स्ट्रॉबेरी दोनों को मिला के ब्लेंड करके आइसक्रीम बनाई जाती थी, ठीक है, अगर स्ट्रॉबेरी जो एक रॉ मटेरियल है जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी प्राइसेस कम हो जाती है, तो डिमांड फॉर क्रीम क्या होगी, वो राइटवर्ड्स की तरफ चली जाएगी, वो राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सेम ये वही लॉजिक अप्लाई हो रही है जैसे हम लेते थे पेट्रोल और कार में, कि मैंने कहा यार अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो गाड़ियों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वो राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मैंने पहला पार्ट तो शिफ्ट कर लिया, यानी कि मुझे ये पता चल गया बी, सी या डी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है, ए तो नहीं हो सकता, ए को मैंने एक्सक्लूड कर लिया। फिर वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of cream increases, which point represents the new equilibrium। अब सोचने वाली बात ये है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरे डिमांड पे फर्क पड़ेगा या मेरी सप्लाई पे? सर हाँ, आपकी सप्लाई पे पड़ेगा ना। डेफिनेटली मेरी सप्लाई पे पड़ेगा। शिफ्ट आएगा या मूवमेंट आएगी? सर शिफ्ट नहीं, सही कह मूवमेंट रहे, आएगी। सही कह रहे। नहीं नहीं, शिफ्ट आएगा भाई, प्राइस की वजह से मूवमेंट आती है। एक्सोजेनस फैक्टर्स जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, टैक्सेस हो गए, टैरिफ हो गए, अगर ये सब इम्पोज कर देंगे तो सप्लाई में शिफ्ट आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस को कंसिडर करूं और मैं बोलूं कि इसके बाकी जितने भी एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं वो अच्छा हाँ कांस्टेंट सही है, है। दे आर हेल्ड कांस्टेंट, प्राइस की वजह से डिमांड में भी मूवमेंट आएगी और सप्लाई में भी मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर एक्सोजेनस फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर लें, उसकी वजह से शिफ्ट आएगा, तो सप्लाई में शिफ्ट आएगा। अब तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, तुमने खुद कहा कि सर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होगी जिसका मतलब लेफ्टवर्ड्स की तरफ शिफ्ट होगी। अब मुझे कोई ऐसा पॉइंट देखना है कि यार मेरी डिमांड कर्व राइटवर्ड्स की तरफ जा रही हो और सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा हो, तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर ऑप्शन करेक्ट है? सर डी। डी? क्या कह रहे हैं आप, डी? सर एक मिनट, सप्लाई आपने क्या कहा है? मुझे एक दफा रिपीट करके भाई बताएं। मैंने कहा सप्लाई आपकी लेफ्टवर्ड्स की तरफ जा रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई जो है वो मेरी लेफ्टवर्ड्स की तरफ चली जाएगी। अब मेरी एबिलिटी टू सप्लाई कम हो रही है। दूसरी बात मैंने ये की कि जो मेरा डिमांड है वो राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट है, डिमांड राइटवर्ड्स की तरफ जा रहा है, सप्लाई लेफ्टवर्ड्स की तरफ जा रहा है? ये मैंने बता दिया, बी, सी, डी में से कोई एक पॉइंट होगा। अब देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ये डिनोट कर रहे हैं सप्लाई आपकी बैकवर्ड्स की तरफ जा रही है। सर ये तो अगर आप S1 पे खड़े हैं, S1 आपका इनिशियल पॉइंट है, S1 और D1 आपका बैकवर्ड्स इनिशियल की पॉइंट तरफ है। से तो सर सी से बैकवर्ड जा रही है ना। हाँ, लेफ्टवर्ड्स, बैकवर्ड्स। तो इसका आंसर सी होगा या बी होगा? सी तो नहीं हो सकता ना, सी तो यार इनिशियल पॉइंट है आपका। अच्छा इन्हें फिर बी हो जाएगा। सही है। बी आंसर होगा, बी। मैं फिर से, थोड़ा मुश्किल सवाल था, मैं फिर से तुम्हें समझा देता हूँ। देखो इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आएंगे भी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ क्रीम। यहाँ पे क्रीम की बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज की बात नहीं हो रही, ये बात आप समझ लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें समझ गया था वो। डिफ्रेंशिएट कर लेना कि ये अलग अलग चीज है दोनों। अब यहाँ पे वो कह रहे थे ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एक्स। ओरिजिनल अगर आपका, अगर वो कह रहे हैं ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यानी कि अब ये आप हो एक्स पे, इस पॉइंट पे जिधर आपका डिमांड D1 है और सप्लाई S1 है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने मुझे आगे कहा स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉबेरी और क्रीम जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स हैं। इसका भी मतलब बता देता हूँ भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे
स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए मुझे क्रीम चाहिए हो. The use of one requires the use of other. They are jointly demanded items. दोनों को एक साथ डिमांड किया जाता है. अब इधर वो कह रहा है प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी फॉल. आप मुझे बताओ, अगर प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरी फॉल कर रही है, स्ट्रॉबेरी उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्रीम की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहाँ पे, सर राइटवर्ड्स बढ़ की तरफ जाएगी शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड्स की तरफ? हाँ सर, लेफ्टवर्ड की तरफ. नहीं, बढ़ रही है डिमांड यार, कम थोड़ी हो रही है. समझ नहीं आई बात आप. भाई वो कह रहा है, आपको ये समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? वो तो सर पता है मुझे कि दोनों लिंक्ड होते हैं. अगर एक की मतलब वो हो जाए, कम हो जाए हाँ. प्राइस, तो दूसरे की अब वो डिमांड कह बढ़ रहा है कि जाती है. अगर अगर सुन ले मेरी बात, अगर वो कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी की प्राइजेस, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसकी प्राइस हम्म. अगर जो है वो कम हो जाती है, तो डिमांड फॉर क्रीम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर डिमांड बढ़ जाएगी ना तीन. बढ़ जाएगी. तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि राइटवर्ड्स की तरफ जाएगी या लेफ्टवर्ड्स की तरफ जाएगी अगर बढ़ रही राइट है? की तरफ. हाँ, तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. अच्छा तो सही है, क्या समझ सही है. नहीं आ रहा? तो ये राइटवर्ड्स ठीक की है तरफ सर. चली जाएगी. यानी कि अब आप मुझे बताओ कि कौन से अब आपको लगता है कि पॉसिबल आंसर्स हो सकते हाँ, वो बी सी डी हो सकते हैं, सही बात है. तो हैं? सर ए ये तो जो हो ही नहीं एस वन सकता. एस, हाँ ए नहीं हो सकता. S1 और D1 मेरा इनिशियल पॉइंट है. S1 और D1 मेरा इनिशियल पॉइंट है. यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. अच्छा X जो सही है, है वो सही है. मेरा इनिशियल पॉइंट है. मुझे A B C या D में से कोई एक चूज करना है. अब वो आगे कह रहा है इफ प्राइस ऑफ स्ट्रॉबेरीज फॉल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रीम. अच्छा, एक पार्ट तो मैंने कर लिया कि यार राइटवर्ड्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है. फिर वो आगे कह रहा है कि आपकी स्ट्रॉबेरी क्रीम की इसकी बात कर रहा है. क्रीम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फर्ज कर ले सर बढ़ गई. आपको ये पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई पे फर्क पड़ेगा. अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि मुझे बताओ, अगर आप इनिशियली S1 पे हो, तो अब आपका सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स? सर लेफ्टवर्ड जाएगा. बिल्कुल लेफ्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रही है ना, इसकी वजह से हम्म. सप्लाई कम हो जाएगी. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बी. बी. अब समझ आया? आ गया सर, समझ. अगर सर वो अभी भी कोई इनिशियल कंफ्यूजन है पॉइंट तो वाली पूछ लो. कंफ्यूजन हो गई थी, तो उस वजह से मैं सी वाला और बी में एक्स हमारा कंफ्यूज था. इनिशियल पॉइंट है, ये याद रखो. यहाँ पे लिखा भी था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज पॉइंट एक्स, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स से. एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, सही. जहां पे मेरा जो इनिशियल डिमांड कर्व है वो D1 है और इनिशियल सप्लाई कर्व है वो S1 है. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. इनिशियल डिमांड कर्व D1 एंड सप्लाई कर्व S1. यहाँ पे मैंने लिख भी दिया. ठीक है जी. चले यार, ये वैसे मीटिंग एंड होने वाली है. मैं अभी फिर से पूछ रहा हूँ, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप. नहीं सर, आ गई समझ, सारे आ गए. ठीक है. चलो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद 5 मिनट बाद मैं तुम्हारे साथ एक और लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है? ठीक हो. ओके बेटा.